नमस्कार। केपी कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम बीए सेमेस्टर 3 की क्लासेस कंटिन्यू करें और आज हम देख रहे हैं विशेष आवश्यकता वाले बालकों में बौद्धिक अक्षमता से ग्रसित बालक, यानी कि इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो विशेष आवश्यकता की कैटेगरी थी, स्पेशल नीड थी, उसमें जिनमें बौद्धिक अक्षमता होती है। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा श्रवण अक्षमता के बारे में, यानी कि ऐसे स्पेशल चाइल्ड जिनको हियरिंग डिसेबिलिटी है, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे जिनमें बुद्धि में अक्षमता है, यानी कि वो बुद्धि का विकास उनका सही प्रकार से नहीं हुआ है। सबसे पहले देखते हैं कि बौद्धिक अक्षमता होती क्या है। ठीक है, यानी कि बौद्धिक अक्षमताओं में कई प्रकार की अक्षमताएं शामिल होती है, जिसमें संज्ञानात्मक और अनुकूली कार्य प्रणाली को प्रभावित करती है, जो आमतौर पर हानि की गंभीरता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। यानी कि बौद्धिक अक्षमता का अर्थ है ऐसी अक्षमता जो बुद्धि से रिलेटेड हो। बौद्धिक यानी कि बुद्धि, ऐसी अक्षमता जो बुद्धि से संबंधित हो। बुद्धि को कहते हैं इंटेलेक्चुअल, यानी कि ऐसी अक्षमता इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इसमें किन किन कैटेगरी को शामिल किया है? सबसे पहले है हल्की बौद्धिक विकलांगता, यानी कि ऐसे बालक जिनमें जो हम आईक्यू लेवल देखते हैं वो आईक्यू लेवल 15 से 60 के बीच में होता है। हम लोगों ने आईक्यू के बारे में बात कर ली थी, बुद्धि लब्धि के बारे में कि आईक्यू क्या होती है, उसके बारे में जो टेस्ट होते हैं वो टेस्ट भी हम लोग देख चुके हैं। तो वो आईक्यू की जो रेंज हमने देखी थी, उसमें जो बालक 15 से 70 यानी कि 50 से 70 की कैटेगरी के बीच आते हैं, उन सभी की उनको कहते हैं हम लोग हल्की बौद्धिक विकलांगता। ऐसे व्यक्ति अक्सर शैक्षणिक यानी कि शिक्षा से संबंधित और जो सामाजिक कौशल में देरी होती है, यानी कि ऐसे सभी बालक जो इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उनमें शिक्षा का विकास नहीं हो पाता, यानी कि उनमें शैक्षणिक डेवलपमेंट नहीं हो पाता, और उनके जो सामाजिक कौशल होते हैं यानी कि समाज में व्यवहार करने की जो कैपेसिटी होती है, एबिलिटी होती है, वो उनमें जो विकास है वो देरी से होता है। लेकिन आमतौर पर समर्थन के साथ स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है, यानी कि ऐसे बालक जिनमें सोशल जो डेवलपमेंट है वो कम हुआ है, या फिर कह सकते हैं कि जो शिक्षा से रिलेटेड में पीछे हो गए, यानी कि शैक्षणिक विकास होता है, शिक्षा से रिलेटेड विकास है वो स्लो हुआ है। लेकिन अगर उनको समर्थन दिया जाए, यानी कि अगर उनको सपोर्ट दिया जाए, तो सपोर्ट के द्वारा इनको जो नॉर्मल स्पीड है उसमें लाया जा सकता है। फिर दूसरा है मध्यम बौद्धिक विकलांगता, यानी कि ऐसे बालक जो 35 से 50 आईक्यू लेवल में आते हैं, यानी कि वे सभी बालक जो इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं मध्यम बौद्धिक विकलांगता। वे व्यक्ति, इनमें दैनिक जीवन कौशल में सहायता की आवश्यकता होती है, और साथ ही साथ जो संचरित वातावरण होता है और पर्यवेक्षण से लाभ प्राप्त हो सकता है। यानी कि ये इस कैटेगरी में बालक हम लोगों ने देखे सिर्फ शिक्षा में पिछड़े होंगे, यानी कि उनको पढ़ाई में प्रॉब्लम आएगी, और जो सोशल कनेक्टिविटी होती है, सोशल कनेक्शन बनाने में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन खुद के काम स्वयं कर पाएंगे। लेकिन इस कैटेगरी के वे बालक होते हैं जिनको खुद के दैनिक जीवन के जो काम होते हैं वो करने में भी प्रॉब्लम आती है। साथ ही साथ अगर उनको सही वातावरण दिया जाए, सही देखरेख की जाए, तो इससे भी लाभ प्राप्त किया जा सकता है। तीसरी कैटेगरी है गंभीर बौद्धिक विकलांगता, यानी कि वे बालक जिनकी आईक्यू 20 से 35 के बीच होती है, उन सभी बालकों को हम कहते हैं गंभीर बौद्धिक विकलांगता। इनमें जो संज्ञानात्मक विकास होगा, जो दैनिक के कामकाज होंगे उनमें हानि होगी, दैनिक की जो गतिविधियां होगी उसकी, यानी कि उस बालक की देखभाल के लिए किसी अन्य व्यक्ति की आवश्यकता होगी, यानी कि स्वयं के जो शारीरिक कार्य है वो भी नहीं कर पाएगा, साथ ही साथ कार्य करने के लिए वो दूसरों पे डिपेंड भी रहेगा। अगली है गहन बौद्धिक विकलांगता, यानी कि वे बालक जो 20 से नीचे होते हैं, यानी कि जिनका जो आईक्यू लेवल है वो 20 से नीचे होता है। विकास के सभी क्षेत्रों में गंभीर क्षति होती है, यानी कि जितने भी विकास है, शारीरिक विकास देख लो या फिर मानसिक विकास देख लो, बौद्धिक विकास, नैतिक विकास, हम कह सकते हैं गतिक विकास, भाषाई विकास, उन सभी में क्या देखी जाती है? क्षति देखी जाती है। यानी कि बालक का जो सभी विकास होता है वो पूरी तरीके से नहीं हो पाता, वो विकास के क्षेत्र में पिछड़ जाता है, और उन्हें पूरी जिंदगी समर्थन की आवश्यकता रहती है और देखभाल की जरूरत होती है। यानी कि ना तो उनके शरीर का डेवलपमेंट हुआ, ना ही माइंड विकसित हुआ, ना ही किसी अन्य जो विकास के क्षेत्र है उन सभी का विकास हुआ। यानी कि जितने भी विकास उन सभी क्षेत्रों में अगर पिछड़ा हुआ है तो उसे हम लोग कहते हैं गहन बौद्धिक विकलांगता। तो जो विकलांगता थी, यानी कि बुद्धि से रिलेटेड, तो 4 प्रकार की विकलांगता हम लोगों ने पढ़ी। एक कैटेगरी ऐसी होती है जिसमें बालक स्वयं के कार्य तो कर पाता है लेकिन शिक्षा में पिछड़ा हुआ है, यानी कि उसको सिर्फ याद नहीं रहता, मस्तिष्क से रिलेटेड उसका जो विकास है वो लेट हुआ है। दूसरी कैटेगरी हम लोगों ने पढ़ी कि उसके शरीर में भी देखभाल की आवश्यकता होती है, यानी कि दैनिक जीवन के जो कार्य है वो नहीं कर पाता। तीसरी कैटेगरी हम लोगों ने देखी वो पूरी तरीके से दूसरों पे डिपेंडेंट है। और जो चौथी कैटेगरी है कि उनमें आजीवन समर्थन की आवश्यकता रहती है, यानी कि विकास के जितने भी क्षेत्र है सभी क्षेत्रों का विकास
नहीं हो पाता, यानी कि विकास के जो क्षेत्र हैं विकास के क्षेत्रों का विकास नहीं हो पाता, यानी कि इनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। अब देखते हैं बौद्धिक विकलांगता के क्या कारण है, यानी कि किन कारणों से बालक में इस प्रकार की डिसेबिलिटी आती है। तो सबसे पहला है प्रसव पूर्व कारण। प्रसव पूर्व का कारण है यानी कि जब बालक का जन्म नहीं हुआ है, जन्म से पहले अगर कोई बालक है और जब माँ के गर्भ में है, गर्भावस्था में है, तो ऐसी स्थिति में बालक के साथ ऐसा क्या घटना घटित हो जाती है। अब उसमें हम देखते हैं कि आनुवंशिक स्थिति हो सकती है, यानी कि माता पिता के द्वारा भी हम कह सकते हैं उसका जो जीन का निर्माण हुआ था उसमें कोई गतिविधि होगी, जिसमें हम लोग कहते हैं डाउन सिंड्रोम हो गया, फ्रेंगाइगल एक्स सिंड्रोम हो गया, यानी कि जब उसके गुणसूत्रों का निर्माण हो रहा था। बालक में 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी कि जब बालक में इन गुणसूत्रों का निर्माण हो रहा था तो उसका जब डिवीजन हुआ तो उस समय या तो एक गुणसूत्र कम हो गया या फिर एक गुणसूत्र ज्यादा हो गया, यानी कि 46 की जगह 47 हो गए या फिर 46 की जगह 45 हो गई, यानी कि गुणसूत्रों में क्या तो कमी आ गई या अधिकता आ गई, जिसकी वजह से जो सामान्य बालक का निर्माण होना चाहिए वो नहीं हो पाया। तो उसका जो असर है या तो हो सकता है उसमें हार्मोनल चेंजेस हो जाएंगे या फिर कह सकते हैं उसमें शारीरिक परिवर्तन आ जाएगा, लड़कियों के कैरेक्टर ज्यादा आ जाएंगे, लड़कों के कैरेक्टर ज्यादा आ जाएंगे या फिर दोनों के कैरेक्टर मिक्स हो जाएंगे। तो ऐसी गतिविधि हो जाती है, यानी कि जिसकी वजह से उसका जो मानसिक विकास है वो रुक जाता है, यानी कि ये तो होगी आनुवंशिक स्थिति। फिर एक क्रोमोसोमल असमानता है, यानी कि गुणसूत्रों में होने वाला परिवर्तन। हो सकता है कि उनके जो पेरेंट्स हैं उन दोनों में से किसी को कोई बीमारी हो, बौद्धिक रूप से वो डिसेबल हो, तो उनका प्रभाव हो सकता है, तो वो आनुवंशिक कारक हो गया। क्रोमोसोमल कारक ये हो गया, यानी कि गुणसूत्रों में चेंजेस की वजह से उस बालक में जो ये एबिलिटी है वो आ गई। फिर है मातृ बीमारी या फिर संक्रमण के कारण, यानी कि माता के द्वारा कोई, यानी कि माँ को अगर कोई बीमारी हुई है और फिर वही बीमारी इन्फेक्शन के थ्रू गर्भावस्था में बालक को भी हो जाती है, जिसमें रुबेला है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस है, इस प्रकार की बीमारियां हैं। अगर माँ के द्वारा मादक द्रव्यों का सेवन किया जाता है, यानी कि नशीली दवाइयों, शराब, सिगरेट, तंबाकू अगर इनका उपयोग किया जा रहा है, तो इसका जो सीधा प्रभाव है यानी कि इसका जो दुष्प्रभाव है वो बालक पे पड़ता है। गर्भावस्था और जन्म के दौरान जटिलता है, यानी कि जब गर्भावस्था चल रही है, जब माँ के पेट में जब बालक का विकास हो रहा है, तो ऐसी अवस्था में बालक के विकास के दौरान कई प्रकार की जटिलता आ सकती है, कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है। और जब बालक का जन्म हो रहा है, जन्म के दौरान भी कई सारी जो प्रॉब्लम्स अगर वो आ रही है, तो उसकी वजह से बालक का जो विकास है वो प्रभावित होगा और वह बुद्धिक रूप से या फिर बौद्धिक रूप से या फिर मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है। ये तो है प्रसव पूर्व कारण, यानी कि प्रसव से पहले बालक में क्या कारण होंगे जिसकी वजह से इस प्रकार की डिसेबिलिटी बालक में आई है। फिर अब है प्रसव पूर्व या फिर प्रसवोत्तर कारक। यहाँ पे प्रसव पूर्व नहीं होगा, प्रसव के पश्चात होगा। प्रसव के पश्चात, यानी कि जब बालक का जन्म हो गया, जन्म होने के बाद हो सकता है बालक के सिर में चोट लग गई, दिमाग में चोट लग गई, जिसकी वजह से जो ब्रेन का कोई पार्ट है, माइंड का जो पार्ट है वो पार्ट डैमेज हो गया, तो वो उसकी वजह से बालक का जो बुद्धि का विकास है वो पूरी तरीके से नहीं हो पाया, यानी कि उसमें आघात लग गया, संक्रमण हो गया, कोई स्ट्रोक हो गया, यानी कि हो सकता है कि कोई अचानक से आघात लग गया हो, कोई सदमा लग गया हो, उसकी वजह से बालक में इस प्रकार की डिसेबिलिटी देखी जा सकती है। फिर पर्यावरणीय कारक, यानी कि जब बालक का जन्म हो गया, जन्म होने के बाद वो वातावरण के कांटेक्ट में आएगा, तो वहां पे कई प्रकार की चीजें होंगी, कई प्रकार के तत्व होंगे जो उसके लिए सही भी होंगे, नहीं भी होंगे। जब वो जो हानिकारक पदार्थों के कांटेक्ट में आएगा तो उसके जो बॉडी में जाके जो हम कह सकते हैं गलत इफेक्ट डालेगी, नेगेटिव इफेक्ट डालेगी, जिसमें हम लोग देखते हैं सीसा का जोखिम, कुपोषण, यानी कि जब बालक कुपोषण से ग्रसित हो जाएगा, बॉडी में जो प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए अगर वो बालक को नहीं मिलेंगे तो जो विकास उसका होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा, तो विकास रुक जाएगा। या फिर सीसा का जोखिम, यानी कि जब वो बालक किसी अन्य खनिज तत्वों के कांटेक्ट में आएगा जो ज्यादा अमाउंट में अगर उसके बॉडी में जाएंगे तो नुकसान पहुंचाएंगे, तो उसकी वजह से भी बालक का जो बौद्धिक विकास है वो प्रभावित होगा। फिर संक्रमण के कारण, यानी कि इन्फेक्शन के कारण, कई प्रकार की बीमारियों के कारण उनका जो दवाइयों का साइड इफेक्ट हो जाता है, उसके कारण भी बालक का जो बौद्धिक विकास है वो प्रभावित होगा। फिर दर्दनाक मस्तिष्क की चोट, यानी कि जब किसी एक्सीडेंट में, मेजर एक्सीडेंट हुआ है जिसमें सिर पे चोट लगी, ब्रेन हेमरेज हो गया, हम कह सकते हैं कि किसी भी ऑर्गन में चोट लगी ब्रेन की, जिसकी वजह से सिर में आघात लगी, दुर्घटना हो गई, तो उसकी वजह से भी उसके बुद्धि का विकास है वो प्रभावित हो जाएगा और बौद्धिक अक्षमताओं के
लक्षण साथ ही साथ, यानी कि अगर ऐसी कोई गतिविधि नहीं हुई है, जैसे कोई चोट नहीं लगी है, जन्म से पहले भी वो ठीक था, यानी कि गर्भावस्था में भी कोई बीमारी नहीं थी, गर्भावस्था के बाद यानी कि जन्म होने के बाद भी बालक में कोई बीमारी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में एक कंडीशन ऐसी आती है कि बालक में फिर भी जब विकास पूरी तरीके से सही हो पाता है, फिर उसके बाद भी बालक में ऐसी गतिविधियां, ऐसी स्थिति देखने को मिल जाती है। फिर है संज्ञानात्मक विशेषताएं। ऐसे जो बालक होते हैं उनमें क्या विशेषताएं रहती है? जब बालक बौद्धिक अक्षमता से ग्रसित होगा, जब बालक में इस प्रकार की डिसएबिलिटी होगी, तो ऐसा बालक ना तो तर्क कर पाएगा। तर्क का अर्थ होता है कि अपने विचारों को रखना, लोगों से बातचीत करना, हमें कोई बात सही लगती है, गलत लगती है तो हम उनका कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे उनको दूसरों के सामने प्रदर्शित करते हैं, यानी कि अगर सही लगी है तो उसका समर्थन करेंगे, अगर सही नहीं लगी है तो क्यों नहीं लगी है उसका कारण लोगों के साथ शेयर करेंगे, अपने विचार रखेंगे, हम किसी समझ के किसी चीज के बारे में क्या समझते हैं, क्या जानते हैं, और अगर ये सारी चीजें हम लोग कर पाते तो उसे हम लोग कहते हैं तर्क। फिर समस्या का समाधान, यानी कि अगर हमारे पास कोई समस्या आई है, कोई हमारे जीवन में कोई समस्या है तो उसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। और साथ ही साथ अमूर्त सोच की चुनौती देखने को मिलती है। अमूर्त सोच का मतलब है, एक तो होती है मूर्त सोच, एक होती है मूर्त और एक होती है अमूर्त। मूर्त सोच का मतलब है कि जो हर चीज हमारे सामने होती है, यानी कि जिसे हम देख सकते हैं, यानी कि अगर कोई चीज हमारे सामने पड़ी है, मान लो ये पेन है, तो मुझे अगर इस पेन के बारे में बात करनी है, अगर मेरे ये सामने है, मैं इसे देख कर कुछ भी बोल सकती हूँ, तो ऐसी चीजें तो हो गई मूर्त। अब अमूर्त का मतलब है जो हमारे सामने नहीं है, हम उसको इमेजिन करके सोच के बात कर रहे हैं, ठीक है। मान लो मैं फोन के बारे में बात कर रहा हूँ, अभी फोन नहीं है, यानी कि अब मैं सोच के उसके बारे में बात कर रही हूँ, मुझे उसके बारे में बताना है, तो ये क्या होगी? अमूर्त सोच, यानी कि जो चीज हमारे सामने नहीं होती है उसके बारे में सोच के इमेजिन करके फिर बात करनी होती है। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं, इसमें सोचने की आवश्यकता रहती है, सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, याद करने की याद रखना पड़ता है, तो ये सारी चीजें करने के लिए हमारा मस्तिष्क काम करता है। और ऐसे बालक जो होते हैं उनका जो मस्तिष्क है वो ज्यादा डेवलप नहीं हो पाता कि वो ऐसे अमूर्त सोच कर सकें। इसलिए इस प्रकार के जो बालक होते हैं ना तो वो तर्क कर पाते हैं, ना ही समस्याओं का समाधान कर पाते हैं, और ना ही अमूर्त सोच कर पाते हैं। नई जानकारी को समझने और लागू करने में कठिनाई रहती है, यानी कि नई नई चीजों को समझने में उन्हें प्रॉब्लम आती है। कोई नई टेक्नोलॉजी आई है तो उनको कार्य नहीं कर पाते, नई चीजों को समझ पाते, यानी कि कोई भी नई जानकारी हो उसको समझने में या फिर उसको लागू करने में वो एक बार से नहीं सीखते, उन्हें कई बार बताना पड़ता है, फिर उसके बाद भी वो नहीं समझ पाते। तो ऐसे बालक जो होते हैं वो नई जानकारी को ना तो समझ पाते हैं और ना ही उनको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। याददाश्त की कमी रहती है और सीखने की गति धीमी होती है, यानी कि इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं उनमें याददाश्त की कमी होती है, यानी कि वो चीजों को याद नहीं रख पाते। उन्हें आप कितनी बार भी बताओ, आपके क्लासरूम में ऐसे बच्चे होते हैं, साथ में होंगे, आपके घर में भी होंगे, जिनको कितना भी याद करो उन्हें कुछ याद नहीं रहता। आज पढ़ाया कल भूल जाएंगे, अभी पढ़ाया थोड़ी देर बाद भी भूल जाएंगे, ना तो वो याद रख पाते हैं ना, और उन्हें सीखने की गति धीमी होती है, यानी कि धीरे 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 सीखेंगे। यानी कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको एक बार पढ़ा लिया समझ में आ गया, कुछ बच्चे होते हैं 2-3 बार पढ़ेंगे फिर याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। लेकिन इस प्रकार के जो बालक होते हैं उनका माइंड इतना ज्यादा एक्टिव नहीं रहता कि वो चीजों को एक बार में समझ पाए, तो उन्हें कई बार समझाने की जरूरत पड़ती है, इसलिए उनकी सीखने की जो स्पीड है वो स्लो रहती है। फिर अनुकूली कार्य प्रणाली की विशेषता है। दैनिक जीवन की जो गतिविधियां होती है, जैसे खुद की देखभाल करना, सेल्फ केयर, स्वच्छता और भोजन की तैयारी में कठिनाई, यानी कि ऐसे बालक जो होते हैं वो ना तो खुद की केयर कर पाते हैं, यानी कि ना तो खुद की साफ सफाई रख पाते हैं, नहाना, कपड़े धोना, खाना, इनकी खुद की जो सेल्फ केयर होता है वो नहीं कर पाते हैं, ना ही खुद की जो स्वच्छता का ख्याल रख पाते हैं, और साथ ही साथ अपने भोजन का भी ख्याल नहीं रख पाते हैं। सामाजिक कौशल, यानी कि समाज के साथ, समाज में उसका व्यवहार कैसा है। समाज में हम लोग बात करेंगे, समाज हो गया समुदाय, स्कूल, यानी कि जितने भी लोग हैं हमारे समाज में उन सभी लोगों के साथ किस प्रकार से वो संचार कर रहा है, यानी कि बातचीत किस प्रकार कर रहा है। ना तो उनका बातचीत कर पाता है सही से, सामाजिक संकेतों को नहीं समझ पाते, यानी कि समाज में रहने के लिए कौन कौन से संकेतों का उपयोग करना पड़ता है, समाज के क्या रीति रिवाज है, उनका उन्हें ज्ञान नहीं रहता। इन सभी चीजों को समझने में चुनौतियां करनी पड़ती है। यहाँ पे चुनौतियों का मतलब है कठिनाई,
यानी कि प्रॉब्लम आती है। यानी कि ऐसे जो बालक होते हैं समाज के साथ ज्यादा घुल मिल नहीं पाते हैं, ना ही उनके साथ अच्छा व्यवहार कर पाते हैं, साथ ही साथ सभी रीति रिवाज को समझने में प्रॉब्लम आती है, कठिनाई आती है। उनका जो मोटर कौशल होता है, मोटर कौशल का मतलब होता है शरीर की गतिविधि। यानी कि शरीर की गतिविधि किस प्रकार की, हाथ पैरों का इस्तेमाल कैसे कर रहा है, हाथ का इस्तेमाल करना, किसी वस्तु को उठाना रखना, पैरों के द्वारा चलना, दौड़ना, धीरे चलना, तेज दौड़ना, ये सभी इनका जो मोटर कौशल होता है ये बिगड़ा हुआ होता है। यानी कि ना तो वो सही तरीके से चल पाते हैं, बोल पाते हैं, आंखों का उपयोग कर पाते हैं, ना ही जो सिर होता है उसका ज्यादा सही से मूव कर पाते हैं, हाथों को उठा पाते हैं। यानी कि इनका जो मोटर कौशल होता है वो बिगड़ा हुआ होता है। यानी कि वो व्यवस्थित तरीके से ना तो चल पाएंगे, ना ही किसी प्रकार की कोई गतिविधि कर पाएंगे, और उनका समन्वय करने में परेशानी होती है। समन्वय मतलब यानी कि हाथ पैरों का इस्तेमाल एक साथ कैसे करना है वो सही तरीके से समझ नहीं पाते, वो इसको ज्यादा इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। फिर देखते हैं हस्तक्षेप और प्रबंधन। यानी कि इस प्रकार के जो बालक होते हैं जो इस प्रकार की एक्टिविटी या फिर डिसएबिलिटी के साथ में है, उनको हम कैसे पता लगा सकते हैं और उनको ठीक करने के लिए क्या क्या प्रबंधन या फिर मैनेजमेंट कर सकते हैं। सबसे पहला है विकासात्मक जांच और मूल्यांकन के माध्यम से। यानी कि सबसे पहले हम उनके विकास की प्रक्रिया देखेंगे, यानी कि वो जो बालक है उसका विकास किस प्रकार से हुआ है, यानी कि जन्म से लेकर जब तक जिस अवस्था में, वर्तमान अवस्था में जो बालक है उस अवस्था तक उस बालक का विकास की कैटेगरी क्या थी, उसका विकास की प्रोसेस क्या हुई, किस प्रकार उस बालक का विकास हुआ है, इन सभी चीजों का मूल्यांकन करेंगे। ये सबसे क्या करते हैं, प्रारंभ में करते हैं, यानी कि प्रारंभिक जांच होती है, यानी कि इस बालक का विकास किस प्रकार से हुआ है। थेरेपी, यानी कि उन बालक को ठीक करने के लिए हम क्या क्या थेरेपी अपनाएंगे, स्पीच की थेरेपी अपनाएंगे, क्योंकि ऐसे बालक का ज्यादा सामाजिक व्यवहार प्रदर्शित नहीं कर पाते, अपने विचार नहीं रख पाते, तो उनको अपने विचार प्रदर्शित करने के लिए स्पीच थेरेपी दी जाएगी, यानी कि बोलने के लिए मोटिवेट किया जाएगा। व्यवसायिक थेरेपी दी जाएगी, यानी कि समाज के लोगों के सामने अपने विचार कैसे रखना है। सहित प्रारंभिक हस्तक्षेप पर सेवाओं तक पहुंचे, यानी कि इस प्रकार की जो प्रारंभिक सेवाएं हम बालक को दे सकते हैं। दूसरे, शिक्षा में क्या सहायता दे सकते हैं, छात्र की जो विशिष्ट आवश्यकता के अनुरूप व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम दिया जाना चाहिए। यानी कि जो बालक है, अब क्लास में जो समावेशी शिक्षा हम लोग दे रहे हैं उसमें कई प्रकार के डिसएबिलिटी वाले बालक होंगे। कुछ बच्चे होंगे सुन नहीं पाते होंगे, कुछ देख नहीं पाते होंगे, बोल नहीं पाते होंगे, कुछ प्रकार बच्चे मानसिक रूप से ग्रसित होंगे। तो ऐसे बालकों के लिए यानी कि उनकी क्या विशिष्ट आवश्यकता है, उनको उनकी आवश्यकता के अनुसार शिक्षा देना। यानी कि कौन सा बालक किस प्रकार सीखेगा, अगर जो देख नहीं सकता है या फिर जिसको कम दिखाई देता है क्लासरूम में आगे बिठा सकते हैं। अब जो बालक सुन नहीं सकता है तो उसके लिए हम लोग को ऑडियो विजुअल जो चीजें हैं टीएलएम में उनका उपयोग कर सकते हैं। अब जो बालक मानसिक रूप से ग्रसित है, यानी कि जिनका बुद्धि का विकास नहीं हुआ है, जो धीरे यानी कि उनके सीखने की स्पीड स्लो है, धीरे है, तो ऐसे बालकों के लिए हम उन्हें कई बार सरल से सरल मेथड का उपयोग करके पर्सनली भी पढ़ा सकते हैं। यानी कि इस प्रकार की सहायता हम उस छात्र के लिए कर सकते हैं। कक्षा में विशिष्ट निर्देश दे सकते हैं, यानी कि स्पेशल गाइडेंस देने की आवश्यकता होती है, एक्स्ट्रा ध्यान देने की जरूरत रहती है। उनके आवास और सहायक प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जा सकता है। यानी कि ऐसे बालकों को पढ़ाने के लिए जो भी हम टेक्निक का उपयोग कर सकते हैं, जो भी टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं, उनका उपयोग करें, जिससे वह बालक सही प्रकार से और जल्दी सीख पाए। व्यवहारिक और सामाजिक कौशल का प्रशिक्षण, यानी कि ऐसे जो बालक होते हैं उनको व्यवहारिक कौशल यानी कि व्यवहार किस प्रकार से करना चाहिए, और जो सामाजिक कौशल होता है, समाज के साथ जो व्यवहार है, उसका प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। चुनौतीपूर्ण व्यवहार को संबोधित करने और सकारात्मक सामाजिक संपर्क को बढ़ावा देने के लिए व्यवहारिक हस्तक्षेप, यानी कि बालकों को सिखाना कि समाज में व्यवहार किस प्रकार से करना है, कहाँ पे किस प्रकार की गतिविधि को प्रदर्शित करना है, ऐसी सभी चीजों का ज्ञान हम बालकों को प्रारंभिक अवस्था में स्कूल के माध्यम से, परिवार के माध्यम से या फिर समुदाय के माध्यम से सिखा सकते हैं। संचार की आवश्यकता, यानी कि विचारों का आदान प्रदान, सहकर्मी संबंध, यानी कि साथियों के साथ कैसा हमारा रिलेशन है, अब वो वर्क प्लेस में भी हो सकता है, स्कूल में भी हो सकता है और घर में भी हो सकता है। और सामुदायिक एकीकरण में सुधार के लिए सामाजिक कौशलों का प्रशिक्षण देना, यानी कि समाज में वो एक साथ मिलजुल कर लोगों के साथ काम कर सके। जो सामान्य बालक है और जो विशेष आवश्यकता वाला बालक है, वह दोनों एक साथ मिलजुल कर यानी कि एकीकरण करते हुए एक साथ सामाजिक कौशल उन्हें दिया जाना चाहिए। अगला प्रबंधन है चिकित्सा और चिकित्सकीय सहायता। ऐसे बालकों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए जैसे अगर किसी बच्चों को दौरे पड़ते हैं या फिर एडीएचडी से संबंधित है, उनके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। न्यूरोलॉजिस्ट यानी कि माइंड से रिलेटेड डॉक्टर होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, और जो बाल रोग विशेषज्ञ होते हैं,
ऐसे जो विशेषज्ञ है उनकी पहुंच रखनी चाहिए। यानी कि अगर हमारे क्लासरूम में या फिर हमारे साथ में परिवार में ऐसे कोई बालक है जो इस प्रकार की गतिविधि से संबंधित है, ऐसी स्थिति में है, तो उन सभी के लिए इस प्रकार के विशेषज्ञों की आवश्यकता रहती है। परिवार और देखभालकर्ता का सहयोग, यानी कि अगर ऐसे बालक परिवार में है तो परिवार को भी उनको एक इमोशनल सपोर्ट देने की आवश्यकता रहती है। उनकी जो आवश्यकता है उनका ध्यान रखने की जरूरत है। बौद्धिक विकलांगता वाले जो बालक हैं, यानी कि बुद्धि से संबंधित जो बालक हैं, उनके प्रबंधन के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए जो परिवार है और जो देखभाल करने वाले लोग हैं उनको भी शिक्षा और प्रशिक्षण देना चाहिए। यानी कि ऐसे बालकों की किस प्रकार देखभाल की जा सकती है, इनको ठीक करने के लिए क्या क्या चीजों की आवश्यकता रहती है, ऐसे क्या कार्य करें कि ऐसे बालकों को हम जल्दी ठीक कर पाए। तो इसके लिए उनके जो परिवार वाले हैं या फिर जो भी उनकी देखभाल कर, अगर ऐसे बालक हॉस्पिटल में है तो उनके जितने भी देखभाल करने वाले हैं उन सभी को इस प्रकार की शिक्षा और प्रशिक्षण देना चाहिए। देखभाल करने वालों को राहत और सहायता प्रदान करने के लिए राहत देखभाल सेवाएं प्रदान करनी चाहिए। यानी कि जो भी ऐसे बालकों की सेवाएं कर रहे हैं, उनका देखभाल कर रहे हैं, तो उनके लिए सहायता प्रदान करवानी चाहिए। फिर सामुदायिक एकीकरण और व्यावसायिक प्रशिक्षण, यानी कि ऐसे बालक जो अपने भविष्य में जाकर सामान्य बालकों की तरह रोजगार प्राप्त कर सके, व्यवसाय कर सके, इसके लिए उन्हें ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि किस प्रकार वो सामान्य बालकों की तरह ही अपना जो जीवन है वो नॉर्मल तरीके से बिता सकते हैं। इसके लिए सामुदायिक गतिविधि और सेटिंग्स में समावेश को बढ़ाने के लिए कार्यक्रम या फिर सेवाएं चला सकते हैं। और कार्य संबंधी कौशल, यानी कि कार्य से संबंधित जो भी है उनकी क्वालिटीज है और उनको फ्रीडम देने के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण भी दिया जा सकता है। यानी कि ऐसे सभी बालक जो आगे कुछ ना कुछ व्यवसाय करना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं, पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं और आगे फ्रीडम पाना चाहते हैं, दूसरे पे डिपेंडेंट ना रहे, इसके लिए जो हम कह सकते हैं व्यवसायिक प्रशिक्षण भी चलाए जा सकते हैं। इनकी ट्रेनिंग के थ्रू ऐसे बालकों को बताया भी जा सकता है कि वो क्या कर सकते हैं और क्या आगे कर पाएंगे। तो इसी के साथ जो बौद्धिक अक्षमता थी उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि यह क्या होती है, किस प्रकार की होती है और इसमें किन किन बालकों को शामिल किया जाता है। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर था ये कंप्लीट हो गया। अब हम अगली क्लास में देखेंगे नया टॉपिक। तब तक पढ़ते रहिए और धन्यवाद।